नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, DSSS जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक हिंदी साहित्य की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में भी हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की श्रृंखला को देखते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है आपका, सब यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा शब्दार्थों। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये उक्ति किसकी है? यानी ये जो शब्दार्थों सहितम काव्यम ये उक्ति दी गई है, ये कथन दिया गया है, तो ये किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आचार्य भामा का कथन है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो चित्र तुरंग न्याय पर कौन से आचार्य हैं जिनका कौन से आचार्य का सिद्धांत आधारित है? तो आचार्य हैं वो आपके शंकुक। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में कितने प्रकार के काव्य हेतुओं की चर्चा की गई है? काव्यशास्त्र में कितने प्रकार के काव्य हेतु यानी काव्य प्रयोजन बताए गए हैं? तो वो आपको 3 प्रकार के बताए गए हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या जो की है वो किसने की है? भट्ट नायक ने की है। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रस तरंगिणी और रस मंजरी, इन दोनों ग्रंथों के प्रणेता बताने हैं आपको। तो इन दोनों ग्रंथों का जो प्रणेता है वो कौन है? वो है भानुदत्त मिश्र। विकल्प ए आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। रस या अनुभूति की स्थिति में सराजक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 4 भेदों को स्वीकृत किया गया है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता हैं। छंदोमंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? गंगादास जी। विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस वीडियो में कोई सुझाव देना है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ है? ठीक है, तो ये कब का पूछा जा रहा है? ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का। ठीक है, तो किससे हुआ है? तो ये हुआ है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लाटी रीति का आविष्कार किस आचार्य ने किया है? क्षेत्रों के हिसाब से काव्य की जो रीतियां हैं वो बांटी गई हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे की क्लास में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रों के हिसाब से जैसे गुजरात में जो था वहाँ पर लाटी रीति चलती थी। ठीक है, तो वो इस रीति का जो आविष्कार किया था वो किस आचार्य ने किया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, लाटी रीति का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो ये आचार्य रुद्रट ने किया था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता हैं कौन है? रस गंगाधर ग्रंथ की जो रचना की है वो जगन्नाथ दास जी ने की है। ठीक है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या इनमें से किस आचार्य ने की है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की जो व्याख्या की है वो भट्ट नायक ने की है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। औचित्य को रस का प्राण किसने माना है? तो औचित्य को रस का प्राण माना है आचार्य क्षेमेंद्र ने। विकल्प बी सही है। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर जी हैं। विकल्प सी सही करिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अनुकरण को काव्य का हेतु यानी काव्य का प्रयोजन माना है? तो वो थे अरस्तु। विकल्प ए सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु साहित्य जनवादी साहित्य है।
ठीक है। तो भारतेंदु साहित्य जो है वो जनवादी साहित्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है, किसका है कथन? ये आपका कथन है जो, ये किसका है? तो ये रामविलास शर्मा जी का है। विकल्प ए सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु यानी प्रयोजन मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी आचार्य कहा गया है? तो किस आचार्य को कहा गया है? जगन्नाथ जी को। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य थे। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कुंतक मानते थे, तो आचार्य कुंतक यहाँ पर सही हो जाएगा। भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव यानी भरत मुनि ने रस में स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी है? सात्विक भाव की संख्या कितनी मानी है? और संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है या कितनी बताई है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों चीजें दी गई हैं। 8 8 3 33, 7 8 33, 8 7 34। ठीक है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ठीक है, और स्थायी भावों की संख्या कितनी थी? 8 थी। सात्विक भावों की संख्या कितनी थी? वो भी 8 थी। तो इस हिसाब से आपका विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। 8 8 33। ठीक है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सुमित्रा नंदन पंत जी का। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। आगे बढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये आपने जब अलंकार पढ़ा होगा वहाँ पर ये वाला पद खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये पद है किसका। तो दोस्तों ये पद है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था। कल की क्लास में हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।